हेलो टू एवरीवन। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम गेट फिजिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में हो सकता है कि ये 10 न्यूमेरिकल्स आपको ना मिले, पर यहाँ पर इनसे बेस्ड जो है टाइप आपको सेम मिलेगी, इसलिए टाइप्स आप जरूर देखिएगा। हर पेपर में, गेट के हर पेपर में लगभग जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। टाइप सेम रहेगी, क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है कोची रेजिड्यू थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि जैसे इंटीग्रल है, ठीक है, से इट इज ट्रेवर्स्ड क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर इज से ट्रेवर्स्ड क्लॉकवाइज, और ये है डी जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक जेड, वेयर सी इज द क्लॉकवाइज काउंटर विच इज डिफाइंड बाय जेड -1, दिस इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि रेडियस जो है, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 2 है, और सेंटर कहां पर है, 1 पर है। अब यहां पर इसको हमें सोल्व करना है। बेहतर है आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का यहां पर यूज कीजिए, क्योंकि मुझे पता है साइन हाइपरबोलिक जेड, इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता है जेड प्लस में जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इससे आपको रेजिड्यू मिलेगा, और रेजिड्यू फाइंड आउट करने के बाद इसकी वैल्यू जो है बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम हो जाएगी माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए लगा है बिकॉज इट इज ट्रेवर्स्ड क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर यहां पर क्या आता, प्लस साइन आता, और 2 पाई आयोटा एंड व्हाट इज द रेजिड्यू, ठीक है। एक से ज्यादा यहां पर पोल्स आते तो सम ऑफ रेजिड्यूज करते हैं, यहां पर हम रेजिड्यू करते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा सिंपली सी डी जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा जेड प्लस में जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। जो चीज़ कॉमन आ रही है उसका आप कॉमन लीजिए, मतलब यहाँ पर आपने 1 बनाना है, और फिर आप इसको ऊपर ले जाइए एंड देन बाइनोमियली एक्सपेंड इट। सो यहाँ से आ जाएगा सी और डी जेड डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा जेड क्यूब, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस में जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और प्लस में जेड टू द पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इसको आप एक कंसिडर कीजिए, ठीक है, इसको आप कुछ x मान लीजिए, तो 1 प्लस एक्स और इसकी पावर कितनी है, -1, एक्सपेंशन है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप यहां पर यूज कीजिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप यहां पर यूज कीजिए। कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सी डी जेड डिवाइडेड बाय जेड क्यूब, और ये आ जाएगा 1 माइनस में जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस जेड टू द पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1 बाय जेड का कोफिशिएंट जो है उससे हमें मिलेगा रेजिड्यू। तो 1 बाय जेड का कोफिशिएंट कितना है इस केस में, वो है -1 बाय 3 फैक्टोरियल, तो यहां पर आ जाएगा -1 बाय 3 फैक्टोरियल, और यू से दैट -1 डिवाइडेड बाय 6 एंड इट इज मल्टीप्लाई विद द -2 पाई आयोटा, तो यहां पर आ जाएगा -2 पाई आयोटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यह आंसर आ जाएगा पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो इस टाइप के, मतलब मैंने कहा आपको, अगर आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन नहीं जानते हैं तो फिर आपको यहां पर डिनोमिनेटर जो है इसमें आपको 0 पुट करके देखना होगा कि कहां पर आप एक इसमें पोल्स जो है फाइंड आउट हो रहे हैं, और फिर कौन से वाले पोल्स जो है वो इस सर्कल में लाइन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपने रेजिड्यू फाइंड आउट नहीं करना है। जो पोल्स इस सर्कल में आ रहे हैं उसके बाद आप रेजिड्यू फाइंड आउट कीजिए, और फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड ये भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन का जो नेक्स्ट टाइप है वो न्यूक्लियर फिजिक्स से शेल मॉडल पर है, जिसमें हमें ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी फाइंड आउट करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्गन है, आर्गन का मास नंबर 33 और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 16, ठीक है। तो हमें इसका ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी यानी कि जे पाई, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। क्या होगी इसकी वैल्यू? अब यहां पर जेड की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम देखें तो वो इवन है, 16 है, विच इज इवन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पर कितने हैं, यहां पर है 33 माइनस में 16, दैट मीन्स 17 है, दैट मीन्स ओड है। तो इवन न्यूक्लियाई तो नहीं है, कैसा है, इवन ओड न्यूक्लियाई है। अगर इवन न्यूक्लियाई होता तो ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी हो जाती 0+, इसी तरीके से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाती 2+, नेक्स्ट 4+ एंड सो, ठीक है। अब इस केस में इवन ओड है, तो इवन ओड में जो ओड है क्या है, न्यूट्रॉन है, तो ओड न्यूट्रॉन डिसाइड्स द स्पिन पैरिटी ऑफ दिस न्यूक्लियाई आर्गन। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको शेल मॉडल में कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए,
और शेल मॉडल में कन्फिग्रेशन कैसे याद करेंगे, देखिए उसका ट्रिक क्या है, SPDFGH, इजी है। इसके बाद डी से स्टार्ट करना है, SPD फिर रिपीट S, ठीक है, ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर आप इसको बॉक्स में बंद कीजिए, यहां पर ये भी आप बॉक्स में बंद कीजिए। अब ये दोनों आपस में मर्ज नहीं होते, देखिए दोनों आपस में मर्ज नहीं होने का मतलब ये है कि S और P अलग अलग लिखे जाएंगे। यहां पर D जो है ये मर्ज होगा, किस में मर्ज होगा, S में मर्ज होगा। F जो है वो किस में मर्ज होगा, P में मर्ज होगा। एक बार बताता हूं कैसे, जैसे इस कन्फिग्रेशन का अगर आपने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, S हाफ और इसके बाद P 3/2 और P हाफ। देखिए आपस में मर्ज नहीं हुए, अगर मर्ज होते तो क्या आता, P 3/2 फिर S हाफ और फिर आता P हाफ। इसमें देखिए इसमें आ जाएगा D 5/2, इसमें S मर्ज हो रहा है तो आ जाएगा नेक्स्ट S हाफ और फिर आएगा D 3/2। इसमें देखें तो F आ जाएगा 7/2 और फिर P 3/2, फिर इसके बाद नेक्स्ट F 5/2 और फिर P हाफ। इस तरीके से मर्ज होगा, फिर G फिर D फिर S और फिर H। इस तरीके से आपने करना है। अब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इसके अंदर आएंगे वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, 2J प्लस में 1, ठीक है। जैसे यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 2, यहां पर 5 और ये 6 आ जाएगा, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 8 आ जाएगा एंड सो, ठीक है। अब ये 17th जो है ओड न्यूट्रॉन जो आने लग रहा है ये कहां पर आएगा, देखिए 2 + 4 6 + 2 8 + 6 14 and 2 16 and 17th is in this D 3/2। तो D 3/2 में J की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/2 है। सो ये हमारे पास में आ जाएगा स्पिन। अच्छा पैरिटी क्या होगी, पैरिटी का फॉर्मूला होता है -1 to the power L, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन द केस ऑफ D स्टेट इट इज L = 2, तो -1 to the power 2 विच इज P1। सो यहां पर आ जाएगा प्लस का 1, दैट मीन्स पॉजिटिव, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। सो 3/2 पॉजिटिव इज द स्पिन पैरिटी ऑफ दिस आर्गन, ठीक है। इस तरीके से शेल मॉडल पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर फर्स्ट एक्सेप्टेड स्टेट में पूछ ले तो यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट D 3/2 के बाद नेक्स्ट क्या है 7/2, तो आ जाएगा 7/2, ठीक है। और इसकी पैरिटी क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो 7/2 माइनस। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को करेंगे। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पार्टिकल फिजिक्स से बेस्ड है। पार्टिकल फिजिक्स में आपको जो टेबल है ना वो आपको याद होनी चाहिए, यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स में चार्ज क्या होगा, बैरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस, आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन, हाइपर चार्ज, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इस केस में जैसे अच्छा क्वेश्चंस जो आते हैं लगभग गेट में वो आते हैं इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन पर, लगभग आते हैं, मैंने देखा है ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन पर आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, जैसे एक्स से कोई रिएक्शन जा रही है, एक्स से ये आ रहा है E+, ठीक है, ये पॉजिट्रॉन है और न्यू E, और यहां पर आ जाएगा ये न्यूट्रिनो और फिर न्यू म्यू और ये बार, ठीक है, ये हमारे पास है। तो आपसे पूछा कि x जो है ये क्या है, यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x, और ऑप्शंस में दे दे म्यू माइनस, म्यू प्लस, ठीक है, टॉ माइनस, न्यू टॉ, इस तरीके से मान लीजिए ऑप्शंस में हमारे पास में दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन यहां पर लग रहा है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, लेप्टॉन्स और एंटी लेप्टॉन्स हैं। अच्छा लेप्टॉन्स और एंटी लेप्टॉन्स कौन कौन से, देखिए ये लेप्टॉन्स हैं, ये लेप्टॉन्स हैं यहां पर न्यू ई, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर ये चार्ज पॉजिटिव है, जैसे ई पॉजिटिव है, म्यू पॉजिटिव है और इस तरीके से टॉ पॉजिटिव है, ये सब क्या है, एंटी लेप्टॉन्स है। इसी तरीके से न्यू ई बार, ठीक है, ये एंटी पार्टिकल है। इसी तरीके से न्यू म्यू और यहां बार, न्यू टॉ इसके ऊपर बार, ये सब क्या है, एंटी लेप्टॉन्स है। इनका जो लेप्टॉन नंबर होता है वो होता है -1 एंटी लेप्टॉन्स के केस में। अगर लेप्टॉन्स है तो लेप्टॉन नंबर कितना हो जाएगा, +1। चार्ज देखें तो देखिए चार्ज इनके ऊपर 0 है, इसके ऊपर देखें तो +1 है। और अगर लेप्टॉन्स की बात करेंगे तो जैसे E- है, इलेक्ट्रॉन है, म्यू- है, टॉ- है, ठीक है, इन सब पर चार्ज कितना है, -1 है। बैरियन नंबर लेप्टॉन्स का होता ही नहीं है, 0 होता है। इस तरीके से आप यहां पर इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि x की क्या वैल्यू होगी। देखें एक बार, सबसे पहले Le देख लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो है कंजर्वेशन उस पर देखते हैं एक बार। यहां पर हमें नहीं पता है तो ठीक है, यहां पर E पॉजिटिव, देखिए चार्ज से अगर हम मालूम करें चार्ज से तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर 0, यहां पर 0, इसका मतलब यहां पर भी क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इस केस में पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको यही दिया है तो ये ऑप्शन में हो सकता है आप टॉ प्लस दे दे, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये है, यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन यहां पर देखेंगे तो पता नहीं यहां पर तो क्या होगा। यहां पर देखते हैं ये एंटी इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर हो जाएगा -1, प्लस में यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा
प्लस का 1, क्योंकि प्लस 1 किस लिए, क्योंकि यहां पर ये लेप्टॉन एंटी लेप्टॉन नहीं है, यहां पर ये 0 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, ये 0 है, इसका मतलब यहां पर ई, न्यू ई, ई माइनस ई प्लस और न्यू ई बार, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, म्यून नंबर को और देख लेते हैं एक बार, एल म्यू, ये कंजर्वेशन और लगा के देखते हैं। अच्छा, म्यू प्लस अगर देखें तो फिर म्यू प्लस अगर देखें यहां पर लगा करके तो देखते हैं एक बार, म्यू प्लस में ये क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन है तो -1 आएगा। ठीक है, इधर ये 0 आ जाएगा, प्लस में ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और प्लस में ये क्या आ जाएगा, -1। यस, कंजर्व होने लग रहा है, यहां पर भी कंजर्व होने लग रहा है। ठीक है, तो सब चीजें कंजर्व होंगी यहां पर, कब, जब यहां पर ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू प्लस हो जाएगी। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं लेप्टॉन कंजर्वेशन से। ठीक है, और भी कंजर्वेशन रूल्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में आपको दे दे, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, किस तरीके से कि I और I3 यानी कि आइसोस्पिन और थर्ड आइसोस्पिन दोनों ही उस केस में क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में ये कंजर्व नहीं होता, ये कंजर्व होता है। वीक इंटरेक्शंस में ये दोनों ही कंजर्व नहीं होते। साथ ही साथ में डेल एस की वैल्यू यानी कि चेंज इन द स्ट्रेंजनेस टू द लेफ्ट साइड एंड टू द राइट साइड, ये जो डिफरेंस है ये 0 नहीं आता, ये 0 नहीं आता है वीक के केस में। ठीक है, वीक डीके के केस में। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो इसलिए आप टेबल जो है वो जरूर से जरूर याद रखें। देखिए, नेक्स्ट टाइप जो है क्वेश्चन की वो है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, और उसमें भी ग्राउंड स्टेट, शिफ्ट इन द एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो आपसे फाइंड आउट करवाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है, ये एक वेल दे दे। ठीक है, बॉक्स भी हो सकता है, वेल भी दे दे, और इसकी जो विड्थ है वो आपको दे रहा है मान लीजिए ए, और यहां पर परटर्बेशन किया गया। देखिए मैं बताता हूं, परटर्बेशन जो है वो कुछ इस टाइप से है, बहुत स्मॉल परटर्बेशन यहां पर है, बहुत स्मॉल परटर्बेशन। ठीक है, ये जो विड्थ है ना ये d है, एंड दिस कंप्लीट इज a। ठीक है, एंड दिस इज a/2, यहां तक दिस इज a/2, फिर इसके बाद यहां से भी a/2 है। ठीक है, और जो परटर्बेशन है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ मान लेते हैं v नोड है। दैट स्ट्रेंथ इज सपोज v नोड। यू टू फाइंड आउट द शिफ्ट इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला जो यूज होगा इस केस में वो होता है साई h डैश साई। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में बात किया है तो साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई की वैल्यू हो जाएगी √2 बाय लेंथ कितना है a है तो a हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा साइन, ठीक है, और पाई x डिवाइडेड बाय a। ठीक है, इस तरीके से ये 0 है। ठीक है, ये हमारे पास में 0 है, ये a/2 ये a/2, तो यहां पर आ जाएगा a। ठीक है, और अगर -a से a होता ना तो फिर उस केस में आप कैसे करेंगे, फिर यहां पर आ जाएगा √2/2a, फिर कोस और साइन डिपेंड करता है। ठीक है, अल्टरनेटिव होता है, जैसे ग्राउंड स्टेट में कोस, फिर फर्स्ट स्टेट में साइन, फिर इसके बाद कोस, फिर साइन, इस तरीके से होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, ये तो एंटी सिमेट्रिक है। अब इस केस में h डैश की वैल्यू कितनी है, v नोड है, क्योंकि स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, v नोड है, तो यहां पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा इंटीग्रेशन भी लगाना है ना, इंटीग्रेशन आ जाएगा, और यहां आ जाएगा साई स्टार h डैश साई, और साई स्टार यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वो कितना हो जाएगा, सेम एज द साई, बिकॉज यहां पर आयोटा टर्म आ ही नहीं रही है। यहां पर आ जाएगा 2/a और साइन स्क्वायर और पाई x डिवाइडेड बाई a। ठीक है, और h डैश इसकी वैल्यू है v नॉट और dx, साथ में इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी आपने फाइंड आउट करनी होगी। ये अलोंग x एक्सिस है, तो यहां पर सबसे पहले देखिए परटर्बेशन में यहां पर इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, देखिए d है और ये इसका मिड जो पॉइंट है यहां पर मैंने क्या लिया है, a/2 लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, a/2 माइनस में d/2। ठीक है, तो यहां आ जाएगा a/2 माइनस में d/2, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा a/2 प्लस में d/2, तो आ जाएगा a/2 प्लस में d/2, ये आ जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिखिए, साइन स्क्वायर है तो यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस 2πx डिवाइडेड बाय a, और डिवाइडेड बाय 2 होता है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। सो यहां से आ जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाय a, और यहां पर ये इंटीग्रेशन, और 1 माइनस में कोस 2πx डिवाइडेड बाय a, ठीक है, और dx, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं लिख रहा हूं अभी मैं, तो ये आ जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाय a, ये आ जाएगा x माइनस में इसका हो जाएगा साइन ऑफ 2πx डिवाइडेड बाय a, और डिवाइडेड बाय 2πx बाय a का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2π बाय a।
ठीक है, 2 पाई बाई ए, एंड देन लिमिट गोज फ्रॉम a बाई टू माइनस डी बाई टू, ए बाई टू माइनस डी बाई टू से a बाई टू प्लस में डी बाई टू, ये आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ से आ जाएगा वी नॉट बाई ए, ठीक है, x में अगर हम पुट करें अपर लिमिट तो आ जाएगा a बाई टू प्लस डी बाई टू, माइनस में a बाई टू प्लस डी बाई टू, माइनस में लोअर लिमिट वो है a बाई टू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d बाई टू हो जाएगा, ठीक है, माइनस। इसके बाद माइनस है, फिर उसके बाद में 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ऐसे भी सकते हैं a डिवाइडेड बाय 2 पाई मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, a डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई बाय a, x की जो वैल्यू है इस केस में अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो आ जाएगा a बाई टू प्लस में d बाई टू, ठीक है, और माइनस में लोअर लिमिट, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा प्लस में a डिवाइडेड बाय 2 पाई और साइन ऑफ ये आ जाएगा 2 पाई बाई a, और x की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा a बाई टू माइनस में d बाई टू, लोअर लिमिट हो जाएगी इस बार, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अच्छा ये जो है कैंसिल हो गया, यहाँ पर d बाई टू प्लस डी बाई टू डी हो गया है, तो यहाँ से अब देखें तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा v नॉट बाई a और ये आ जाएगा d माइनस में a बाई टू पाई, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, एक काम करते हैं प्लस a बाई टू पाई कर लेते हैं, ये हमने ले लिया कॉमन, ठीक है, साइन ऑफ यहाँ पर आ जाएगा, देखो अंदर हम ले जाएं तो 2 पाई बाई a इंटू a बाई टू, क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा सिंपली, तो पाई और माइनस में ये 2 से a टू कैंसिल, पाई d बाई a, तो आ जाएगा पाई d बाई a, ठीक है। अच्छा माइनस में ये आ जाएगा साइन ऑफ, और 2 पाई बाई a अगर हम अंदर ले जाएं तो आ जाएगा पाई, और प्लस में पाई d बाई a, ठीक है, ये आ जाएगा। और अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन c माइनस साइन d, क्या फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन d का, ये होता है 2 और साइन ऑफ ये आ जाएगा c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 और कोस ऑफ c प्लस d डिवाइडेड बाई 2। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी इसके अंदर यूज हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको सभी याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। यहाँ से आ जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाई a d यहाँ से, और प्लस में a बाय 2 पाई, ठीक है, और अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन c माइनस साइन d का, तो 2 साइन ऑफ, देखिए यहाँ पर तो c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, तो c माइनस डी, तो आ जाएगा देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में 2 पाई डी बाई, ठीक है, माइनस में 2 पाई डी बाई ए हो जाएगा, ठीक है, और अच्छा डिवाइडेड बाई 2 भी तो है, तो ये आ जाएगा 2, और फिर कोस में अब ये दोनों ऐड होंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा पाई, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई ए, और ये d प्लस में a, और देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई पाई, कोस पाई इज -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यह माइनस आ जाएगा, और अच्छा एक माइनस यहाँ पर भी है, देखो साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ऑड फंक्शन होता है साइन, तो ये माइनस भी बाहर आएगा तो प्लस ही हो जाएगा, और साइन ऑफ, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो पाई d बाई ए हो जाएगा, ठीक है। कुछ अच्छा सा आंसर नहीं आया है, इसलिए एक काम करते हैं, इस साइन वाली टर्म को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो एक यहाँ पर केस मानिए, केस यहाँ पर ये है कि इफ पाई डी बाई ए इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट मीन्स d इज लेस देन ए, तो पर्टर्बेशन बहुत स्मॉल है, d इज लेस देन a है, तो इस केस में क्या होगा, d बाई ए इज वेरी लेस देन 1, दैट्स वाई साइन थीटा और दैट साइन x टेंड्स टू x, ठीक है, दैट्स वाई आई कैन राइट इट एज पाई डी बाई ए, तो यहाँ पर आ जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाई a, और यहाँ आ जाएगा d प्लस में a बाई पाई, और इनटू में पाई d बाई ए। हाँ ये हमारे पास में कुछ लॉजिकल आंसर आया है, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो v नॉट और डिवाइडेड बाई a इंटू में d प्लस डी विच इज 2d, तो हमारे पास में आंसर आ गया है 2v नॉट d डिवाइडेड बाई a, ये हमारे पास में आंसर है 2v नॉट d बाई a if we assume that the perturbation width is very very small than the width of the complete potential box, ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, देखना है आपने कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर आता भी होगा और आप मिस्टेक कर देंगे तो आप वहां पर गलत आंसर लगाएंगे, विच इज इनकरेक्ट इन दैट केस, क्योंकि गेट में अगर माइनस का भी अगर गलती है, ठीक है, माइनस भी अगर आपने नहीं लगाया है, जैसे
ऑपरेशन एम्पलीफायर पे क्वेश्चन आया और इन्वर्टिंग दे दिया आपको, तो इन्वर्टिंग के केस में तो आउटपुट क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। अब अगर पॉजिटिव करिए आप तो फिर गलत हो जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव वहां पर जरूर आप करिए यहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में। चलिए अब नेक्स्ट 5th टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से बेस्ड है, जिसमें पार्टीशन फंक्शन या तो फाइंड आउट करवा सकता है, या फिर अगर आपको पार्टीशन फंक्शन गिवन है तो फिर यहां से वेरियस अदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज फाइंड आउट करवा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है 1 या 2 देखने को मिलते हैं। जैसे यहां से आपको निकलवा दे स्पेसिफिक हीट की क्या वैल्यू होगी, कई बार इंटरनल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, फ्री एनर्जी क्या वैल्यू होगी, इस तरीके से आपसे निकलवा सकता है। तो वेरियस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो है आपको याद होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अच्छा, पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हैं इस पर चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर हम हाई टेम्परेचर करते हैं तो उस केस में रोटेशन भी होता है, उस केस में वाइब्रेशन भी होता है, उस केस में ट्रांसलेशन भी होता है। तो मान लीजिए यहां पर Z जो है नेट अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ट्रांसलेशन प्लस में रोटेशनल प्लस में वाइब्रेशनल। ठीक है, इन सब की वैल्यूज पहले तो आपको लॉजिकली याद होना चाहिए। ठीक है, आपको ये तीनों वैल्यूज याद होनी चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं यहां पर। जैसे अगर हम ट्रांसलेशन के केस में बात करें तो यहां पर आ जाता है v डिवाइडेड बाय h क्यूब, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 2 पाई m kt, ठीक है, और इसका भी क्यूब। ठीक है, अगर हम रोटेशनल की बात करें, चलिए मैं फाइंड आउट करवा देता हूं। वाइब्रेशन की बात करें तो आता है kt डिवाइडेड बाय h। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैं रोटेशन वाला फाइंड आउट करवा देता हूं, ये इजी पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों तो, क्योंकि इस केस में देखिए क्लासिकल मैंने यूज किया है, क्लासिकल एस्पेक्ट से मैंने फाइंड आउट किया है कि एनर्जी जो है वो हो जाएगी p²/2m। ठीक है, क्योंकि ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द डायटोमिक गैस दे आर मूविंग फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स व्हाई पोटेंशियल इज जीरो इन दैट केस। तो यहां पर जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी सिर्फ। और अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय h क्यूब, और फिर यहां पर 6 इंटीग्रेशंस लगाइए, 6 इंटीग्रेशंस, और e टू द पावर माइनस का बीटा h, और यू से दैट e, और यहां पर dpx dpy dpz dq। ठीक है, इस तरीके से फेज स्पेस में आप फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू सामने आती है। इसी तरीके से वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की अगर बात करूं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में, तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 1/h, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस बीटा e dp और dx। ठीक है, यहां पर E एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी देखिए वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन हम मान के चलते हैं और हार्मोनिक ऑस्किलेटर है। ठीक है, तो इस केस में एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी p²/2m प्लस में दी वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज हाफ की x²। ठीक है, तो यहां से आप जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है kt/h, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पर देखिए न्यू लिख दिया है, न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑस्किलेशन। तो यहां पर जो मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट लिया है, ठीक है, k, इसको यहां पर न्यू की टर्म में मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, अच्छा, रोटेशनल में निकालना है आपने, रोटेशनल में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी क्या वैल्यू होती है इस केस में, एनर्जी की वैल्यू होती है h² डिवाइडेड बाय 2i और j ऑफ j+1। और डीजनरेसी क्या फॉर्मूला होता है इसमें, डीजनरेसी इस केस में होता है 2j+1। इतने लेवल्स होते हैं इस केस में, 2j+1। ठीक है, अब j की वैल्यू रन करेगी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब इस केस में अगर हम मान के चलें कि रोटेशन लेवल्स जो है, रोटेशन एनर्जी लेवल्स बहुत पास हैं, तो हम डिस्क्रीट की बजाय कंटिन्यूअस केस ले लेते हैं, जिस केस में हम डिस्क्रीट यानी कि समेशन का यूज ना करते हुए हम इंटीग्रेशन ही उसे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम रोटेशनल की बात करें, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर ये समेशन की बात करते हैं तो कितना क्या फॉर्मूला होता है इसका, जेड का फॉर्मूला पार्टीशन फंक्शन होता है g और e टू द पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, आप आई यहां पर नोट कर सकते हैं, आई की वैल्यू रन कर रही है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2j+1 e टू द पावर माइनस में बीटा, और यहां आ जाएगा h² डिवाइडेड बाय 2i और j ऑफ j+1। ठीक है, अब सिंपली आप जो है इस समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, सो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और 2j+1 e टू द पावर माइनस में और बीटा h² डिवाइडेड बाय 2i और j ऑफ j+1 आ जाएगा। ठीक है, और dj आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर हम देखें तो j² + j है, यहां पर 2j+1 है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा है, तो क्यों ना उसको कुछ मान लेते हैं, j ऑफ j+1 को कुछ x मान लिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा j² + j और इससे 2j+1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, dx आ गई। ठीक है, और j का क्या हो जाएगा, dj हो जाएगा, तो कंप्लीट इसकी वैल्यू dx आ जाती है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस में बीटा h² डिवाइडेड बाय 2i। i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है म्यू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी r इज द बॉन्ड लेंथ एंड म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ दैट डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो यहां पर आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। अच्छा x भी हम मल्टीप्लाई में x यहां पर आ जाएगा। अब कुछ फॉर्मूला इस टाइप से है कि 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax और dx, इस तरीके का फॉर्मूला है। और ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजन एटम सॉल्व करते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम्स इसी वाले फॉर्मूले से यूज करते हैं हम, ठीक है। यही हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करते हैं। क्या होता है वो? 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर माइनस ax dx, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस 1। तो आप यही फॉर्मूला यहां पर अडॉप्ट कीजिए। n की वैल्यू इस केस में 0 है तो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा विच इज 1 डिवाइडेड बाय a इस केस में है बीटा h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i और इसकी पावर n प्लस 1 विच इज 1 है। तो यहाँ आ जाएगा 2i और डिवाइडेड बाय बीटा विच इज 1 बाय kt, तो आ जाएगा ऊपर kt और यहाँ पर आ जाएगा h कट स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है ये एटॉमिक फिजिक्स में बेस्ड है एलएस कपलिंग और हुंड्स रूल पर, ठीक है। इसमें देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है 14 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। और इस केस में मान लीजिए 4 पार्ट्स आपके केस में आए, ठीक है। एक तो है आपके केस में कि जी फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया इसी तरीके से कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल यूजिंग द हुंड्स रूल, ठीक है। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ये क्या होगा, ठीक है, यूजिंग लेस कपलिंग, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। और एक क्वेश्चन आया हमारे पास में कि व्हाट इज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात किया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और एक हो सकता है कि अफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकलवा ले, अफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ई और म्यू एस। इनकी वैल्यूज जो है आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 4 पार्ट्स मान लीजिए आपके केस में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की। अब देखिए इसका सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो Z की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। देखिए तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है इस केस में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आया है इस केस में। अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम करें तो p स्टेट में ये तीनों स्पिन अप आ जाएंगे, ठीक है। और ml की वैल्यूज यहाँ पर 1, यहाँ 0 और यहाँ पर -1, क्योंकि p के केस में कितना होता है? 1 होता है। तो अगर l इज इक्वल टू 1 है तो 3 केस बनेंगे, 1 0 और -1, ठीक है। अब समेशन ml आपको देंगे कंप्लीटली कैपिटल L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटू 1 विच इज 1 प्लस में 0 इंटू 1 विच इज 0 प्लस में -1 इंटू 1 विच इज -1 और ये कैंसिल होकर के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। दैट मीन्स एस स्टेट है आपके केस में, एस स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस की वैल्यू क्या होगी। तो एस की जो वैल्यू होगी इस केस में स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वो हो जाएगी हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, दैट मीन्स 3/2, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी कितना आ गया? मल्टीप्लिसिटी इज 2s + 1 विच इज 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब L की वैल्यू पता है, S की वैल्यू पता है, तो आप J की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट्स वैल्यू इज L - S2 L + S, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? L की वैल्यू तो 0 है तो ये आ जाएगा सिंपली 3/2, मतलब सेम J इज इक्वल टू S एंड L इज इक्वल टू 0। ऐसा आपको तभी देखने को मिलेगा केस L इज इक्वल टू 0 और J इज इक्वल टू S, कब? जब एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगा, ठीक है। उसी केस में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे पास में ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कह लीजिए या सिंपली टर्म सिंबल कह लीजिए, वो क्या आ गया? S स्टेट मल्टीप्लिसिटी 4 और J की वैल्यू 3/2, ये आएगा 4s 3/2, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मोर देन हाफ फील्ड होता तो यहां पर हायर जिसमें केस में J की वैल्यू होती, दैट विल बी इन द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है। और अगर लेस देन हाफ फील्ड होता तो फिर हमारे पास में होता ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जिसमें J की वैल्यू क्या हो? लोवेस्ट हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं G फैक्टर की वैल्यू। G फैक्टर का जो है फॉर्मूला हमारे पास में वो होता है 1 प्लस में J ऑफ J + 1 प्लस में S ऑफ S + 1 माइनस में L ऑफ L + 1 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2J ऑफ J + 1, 2J ऑफ J + 1। इस केस में L की वैल्यू 0 है तो ये कंप्लीटली जो है 0 हो जाएगा। ये S की वैल्यू और J की वैल्यू सेम है, इसलिए ये हो जाएगा J ऑफ J + 1 और ये दोनों आपस में ऐड होकर के हो जाएगा 2J ऑफ J + 1 और 2J ऑफ J + 1 और दिस इज 2J ऑफ J + 1। ये आपस में कैंसिल करके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में आपस में कैंसिल करके कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 2 आ जाएगा, ठीक है। तो G फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? G फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर देखें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं,
ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अनपेड स्पिन्स कितने हैं यहाँ पर 3 हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ n प्लस 2, ठीक है, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और n2 में बोहर मैग्नेट्रॉन म्यू भी होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। n की वैल्यू इस केस में 3 है तो आप रख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 2, दैट मीन्स अंडर रूट 15 म्यू बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अगर अफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? अफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है g अंडर रूट ऑफ j प्लस 1 और म्यू बी, ठीक है। g फैक्टर की वैल्यू 2 है, अंडर रूट में j की वैल्यू है 3/2 थी तो आ जाएगा 3/2 और 3/2 प्लस 1 विच इज 5/2 और म्यू बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा 15 और म्यू बी, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया? अंडर रूट 15 म्यू बी। अच्छा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट दोनों की वैल्यू क्या आने लग रही है? अंडर रूट 15 म्यू बी। क्यों? ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कब? जब हमारे केस में एग्जैक्टली जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपके केस में देखने को मिलेगा, तभी यहाँ पर अफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा, क्योंकि उस केस में एल की वैल्यू 0 है तो म्यू एल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो म्यू जे या म्यू इफेक्टिव इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेम एज द म्यू, ठीक है, सेम आई वैल्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अफेक्टिव मास डेंसिटी ऑफ स्टेट से बेस्ड, ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी भी फाइंड आउट करवा सकता है, वो भी आप केस डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और फेज वेलोसिटी फाइंड आउट करवा सकता है। तो इससे बेस्ड कैसे है? डिस्पर्सन रिलेशन कोई गिवन होगा, या तो एनर्जी वेव वेक्टर के बीच में, या फिर हो सकता है कि एनर्जी वेव वेक्टर या फिर ओमेगा के रिलेशन, ये भी हमारे पास में गिवन हो सकता है। तो कोई भी एक मान लीजिए, जैसे एनर्जी वेव वेक्टर का है E इज इक्वल टू मान लीजिए E नॉट माइनस में 2 गामा कोस के, ठीक है। ज्यादा जो है बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है इस केस में, नहीं तो कोस के एक्स ए प्लस कोस के वाई ए इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। वो फिर टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बैंड, व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ बैंड, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो है अफेक्टिव मास की वैल्यू क्या होगी एट द बॉटम, नियर द, बोल सकते हैं नियर द बॉटम, नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, नियर द बॉटम ऑफ अ बैंड। और तीसरा और ले लेते हैं, तीसरा है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। और वन डायमेंशन हमारे पास में केस गिवन है, वन डायमेंशनल सॉलिड के लिए, ठीक है। तो देखिए विड्थ ऑफ बैंड सबसे पहले आपने निकालना है। विड्थ ऑफ बैंड कैसे निकालेंगे कि टॉप पर एनर्जी कितना है माइनस में बॉटम की एनर्जी कितना है, ठीक है। अब अगर टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन होता तो कितना वैल्यू आता? तो हमारे केस में आता 12 गामा, ठीक है। उस केस में कोस के एक्स ए प्लस कोस के वाई ए प्लस कोस के जेड ए होता। अब इस केस में एक ही है, 3 नहीं है, तो ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 गामा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब हर एक के साथ एसोसिएटेड 4 गामा है, इसके साथ 4 गामा, नेक्स्ट के साथ 4 गामा, नेक्स्ट के साथ 4 गामा, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए टॉप पर के की वैल्यू कितनी है? पाई बाई ए प्लस माइनस पाई बाई ए हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बॉटम की बात करेंगे तो के 0 है, ठीक है। अच्छा, टॉप पर हम बात करते हैं तो ई नोट माइनस में 2 गामा कोस ऑफ, यहाँ पर कितना आ जाएगा? पाई बाई ए इंटू ए, तो कितना आएगा? कोस पाई, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा ई नोट प्लस में 2 गामा कोस 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया इससे, और यहाँ पर आ जाएगा कोस पाई विच इज -1, सो 2 गामा और प्लस में 2 गामा, सो आ जाएगा 4 गामा, ठीक है। यही आया हमारे पास। नेक्स्ट है अफेक्टिव मास नियर द बॉटम ऑफ बैंड। नियर द बॉटम ऑफ बैंड का मतलब ये हो गया कि जो वेव वेक्टर के है दिस टेंड्स टू 0, दिस टेंड्स टू 0। तो बी पार्ट को कैसे करेंगे? देखिए अफेक्टिव मास की जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के मैंने लेक्चर वीडियो में यहाँ पर गलत लिखवा दिया था, एच कट स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो गलती से लिखा गया है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर, ठीक है। 2 बार डेरिवेटिव करना है आपने। सबसे पहले तो अगर के 0 को टेंड करेगा तो कोस के ए किसको टेंड करेगा? कोस के ए टेंड करेगा 1 माइनस में के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को। अब यहां पर अगर आप रखेंगे इसकी वैल्यू तो कितना आ जाएगा? ई नोट माइनस में 2 गामा और 1 माइनस में के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से आ जाएगा ई नोट माइनस में 2 गामा प्लस में गामा के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये कैंसिल हो गया ना 2 से 2, तो आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, तो इसका के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में वैरी करेगा। इसका 2 बार डेरिवेटिव लेने पर वैल्यू क्या आएगी? 1 बार डेरिवेटिव लेने पर वैल्यू आ रही है इसकी 2 गामा के ए स्क्वायर, और दोबारा जो डेरिवेटिव लोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2 गामा ए स्क्वायर। तो सिंपली यहां पर आप पुट कीजिए तो इफेक्टिव मास की वैल्यू आ गई, एम स्टार की वैल्यू एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 गामा ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव मास। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वन डायमेंशनल केस है, तो फॉर्मूला जो आप अडॉप्ट करेंगे यहाँ पर वो है L डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 2 और dk बाई डी। ठीक है, अगर ओमेगा के रिलेशन गिवन होता तो dk बाय डी ओमेगा होता। ठीक है, अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया ना, तो L बाय पाई, ठीक है, L बाय पाई और dk बाय डी। ठीक है, तो d बाई डी के तो अभी फाइंड आउट किया था, ये रहा 2 गामा के स्क्वायर। इसका उल्टा करना है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 गामा के स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया L डिवाइडेड बाई 2 पाई गामा के स्क्वायर। आपसे यहाँ डिपेंडेंसी भी पूछ सकता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है ये एनर्जी पर किस तरीके से निर्भर कर रहा है, तो आप डिस्पर्जन रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज इसकी पावर क्या होती है, d बाई एस माइनस 1। ये मैंने पहले ही सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंटिंग वेक्टर से बेस्ड है मेनली हम देखें तो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको गिवन देता हूं √2 आई कैप और साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आप देख सकते हैं लीनियरली पोलराइज्ड वेव है और प्रोपेगेट कर रही है अलोंग द जेड एक्सिस, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग आई कैप है। तो ऑब्वियसली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट किस तरफ होगा, जे कैप की डायरेक्शन में होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आपसे फाइंड आउट करवा सकता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड? पहले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड की जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। सेकंड पार्ट में जो है वो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर एस एवरेज, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में है कि व्हाट इज द, सपोज कीजिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लाइट। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड इफ सपोज लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर इंसिडेंट टू एनी सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्ट कंप्लीटली फ्रॉम एनी सरफेस, रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली। और मान लीजिए कि ये जो लाइट है ना ये नॉर्मली जो है इंसिडेंट हुई है, ध्यान रखना नॉर्मल इंसिडेंट, क्योंकि अगर किसी एंगल पे होती ना तो फिर हमारे केस में कोस थीटा आप जो है मल्टीप्लिकेशन अलग से ले लीजिएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आती है उसमें मल्टीप्लाई कोस थीटा हो जाता है, पर नॉर्मल इंसिडेंस में इस केस में ले रहा हूँ इसलिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, कोस 0 इज 1। ठीक है, इजी पड़ेगा। डी जो है वो है व्हाट इज द पावर इमिटेड बाय ए सोर्स, पावर इमिटेड बाय ए सोर्स, जिसमें लाइट वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ये होगा। ठीक है, पावर इमिटेड बाय ए लाइट सोर्स whose electric field component is this and let us suppose that source has the area, रेडियस भी दे सकता है। ठीक है, स्फीयर अगर है तो आप 4 पाई आर स्क्वायर यूज करें, तो एरिया आपको गिवन है सपोज 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया कैसे फाइंड आउट करें। देखिए ये हमारे पास में कंप्लीटली क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के मैंने इसी में ही एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। सबसे पहले बात आती है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर मैक्सवेल रिलेशन में, विच इज डेल क्रॉस ई, दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल बी बाई डेल टी। आप इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, निकाल लीजिएगा यहाँ से, बिल्कुल इजी है। कर्ल फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का, और फिर इसके बाद में आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, माइनस साइन को नहीं भूलना है आपने। आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पर E इज इक्वल टू बी इंटू सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, ये रिलेशन फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में है व्हाट इज द एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करवा ले, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी एक्चुअली। ठीक है, तो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या फॉर्मूला होता है इसका, देखिए एस का जो फॉर्मूला होता है ये है ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ई क्रॉस एच होता है, पर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। एच इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, आप ये फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद इसका एवरेज लीजिए आप। एवरेज का मतलब ये हो गया, जैसे कोस स्क्वायर आने लग रहा है ना या साइन स्क्वायर आने लग रहा है, तो उसकी वैल्यू आप सीधी लिखिए हाफ। अगर कोस आने लग रहा है, साइन आ रहा है, या कोस इंटू साइन आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या रखते हैं हम, 0 रखते हैं। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने पर जो है आपके काफी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसका इजी क्या मेथड है, इजी मेथड ये है हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, दिस इज द permittivity in the free space and E node is the amplitude of that electric field of the electromagnetic wave। और यहाँ पर कितना कंपोनेंट है, यहाँ पर यहाँ √2। ठीक है, तो √2 है यहाँ पर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, सी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक्चुअल में नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लाइट वेव विच इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग टू ए सरफेस। ठीक है,
एंड सपोज दैट लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट। सो इसका जो फॉर्मूला होता है कंप्लीट रिफ्लेक्ट बैक के केस में प्रेशर का, वो होता है 2I/c और इंटू में कोस थीटा। अगर एब्जॉर्ब कर लेती लाइट वेव, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाती है वो लाइट वेव, तो उस केस में हमारे पास में रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो हमारे पास में फॉर्मूला आता है I/c इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब इस केस में नॉर्मल इंसिडेंस पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2I/c, तो 2/c इंटू I। और इंटेंसिटी अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था, C एप्सिलॉन नॉट, तो C एप्सिलॉन नॉट आ गया, C से AC कैंसिल हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन इज द आंसर। नेक्स्ट है पावर इमिटेड। पावर इमिटेड, अच्छा पॉइंटिंग वेक्टर और पावर में रिलेशन होता है, क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर इज पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, दिस इज नथिंग बट पॉइंटिंग वेक्टर। अब पावर पर यूनिट एरिया, पावर आपने निकालना था, पावर क्या है, हो जाएगा यहाँ से S और मल्टीप्लाई विद द A। ठीक है, S से मल्टीप्लाई विद द A, और S की वैल्यू अभी फाइंड आउट किया था आपने, कितना आया था, यहाँ पर आया था C एप्सिलॉन, ये था ना C एप्सिलॉन, और एरिया इज 2, ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल्स को कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन और इस तरीके से हैमिल्टन इक्वेशंस इस पर बेस्ड है इन द एनालिटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो एनालिटिकल मैकेनिक्स में जो है लैग्रेंजियन पर बेस्ड हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ पर इंपॉर्टेंट है, वो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बेस्ड। ठीक है, तो उसको मैंने वैसे एक लेक्चर वीडियो में करवा भी रखा है गेट के। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि उसकी क्या कंडीशन है। अब इस केस में लैग्रेंजियन आपको एक दे देते हैं, जैसे मान लीजिए लैग्रेंजियन है हमारे पास में, एक सिंपल ले लेते हैं, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस में हाफ m y डॉट स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में y है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हमने लिया है, ये हमारे पास में क्या है, लैग्रेंजियन है। अब पार्ट्स में क्वेश्चन आया कि बताइए, ठीक है, ये पार्ट्स में करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है, वहां पर तो एमसीक्यू में आएगा, तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है कि हैमिल्टोनियन जो है ये आपने फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो बी पार्ट है, क्वेश्चन दे दिया, डज px माइनस में 2py इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन और इज दैट इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, ये आपसे पूछा गया, इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, वहां पर तो ऑप्शंस मिलेंगे, px माइनस 2py और 2px माइनस 2py, px प्लस 2py और 2px प्लस py। ठीक है, और सी पार्ट में है कि find all the conserved quantities। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के हिसाब से भी, क्योंकि इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी आपने चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे यहाँ मिस्टेक करके आते हैं, कईयों को नहीं निकालना आता कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे देखना है, यानी कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, उसको यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और लास्ट आ जाता है डी है हैमिल्टन इक्वेशंस आपने फाइंड आउट करनी है, हैमिल्टन इक्वेशंस आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी से भी पूछ सकता है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। और अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, देखिए हैमिल्टोनियन है, तो हैमिल्टोनियन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा पी क्यू डॉट माइनस में। ठीक है, ये जनरलाइज्ड मोमेंटम है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, लैग्रेंजियन है, और समेशन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक से ज्यादा है, एक्स भी है और वाई भी है, तो समेशन लिया गया है। इस केस में जो देखिए यहाँ पर सीधा आप लिख सकते हैं देखते के साथ ही, देखिए हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर हो चाहे हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर हो, ऐसे केस में एसोसिएटेड हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो होता है पी स्क्वायर बाय 2m, सिंपली पी स्क्वायर बाय 2m। इसके साथ छोटे पी स्क्वायर बाय 2m, एक्स कंपोनेंट लिख रहे हैं तो पी एक्स स्क्वायर बाय 2m लिख दीजिए, वाई कंपोनेंट के साथ में पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लिख दीजिए। और अब देखिए ये पोटेंशियल है प्लस 2x प्लस y, तो आप सिंपली लिख सकते हैं इसको माइनस 2x माइनस y। ठीक है, जस्ट मैंने साइंस को यहाँ पर इंटरचेंज किया है। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं हुई। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो p की वैल्यू होती है डेल l डिवाइडेड बाय डेल q डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार x और एक बार y, और यहाँ पर प्लग कीजिए वैल्यूज, समेशन यहाँ पर लगा हुआ है, l की वैल्यू आप यहाँ से पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यही वैल्यू आएगी सेम। बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट में पूछा गया है कि px माइनस 2py इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम कि x को रिप्लेस किया है x प्लस 1 से। कैसे मैंने फाइंड आउट किया, इसके साथ देखिए क्या आने लग रहा है, प्लस 1 आने लग रहा है। देखिए इसके साथ में प्लस 1 है, ठीक है, कोफिशिएंट, तो यहां पर मैंने क्या लिया है, प्लस 1 लिया है, यानी कि x को ट्रांसलेट करके आपने क्या ले लिया, x प्लस 1 ले लिया। इसी तरीके से y को क्या लेंगे आप, y को लेंगे y और माइनस में 2 लेंगे। अब यही चीज आप यहां पर पुट कीजिए इस पोटेंशियल के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां पर आप पुट कीजिए तो देखिए पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा,
आफ्टर ट्रांसलेशन ये हो जाएगा 2 ऑफ x प्लस वन और प्लस में y है तो ये आ जाएगा y माइनस में 2। कितना आ गया यहाँ से, ये आ जाएगा 2x प्लस में y सेम, और दिस इज सेम एज दैट। ठीक है, दैट मीन्स यस दिस इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, यहां से आप पता कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट है फाइंड ऑल द कंजर्व्ड क्वांटिटीज। क्या एनर्जी कंजर्व्ड है इस केस में? यस एनर्जी कंजर्व्ड है, क्योंकि ये लैग्रेंजियन एक्सप्लिसिटली टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप ये देखेंगे यहां पर कि मोमेंटम कंजर्व्ड है क्या अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस? देखिए अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस आप बात करेंगे तो यहां पर साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि अगर एसोसिएटेड जनरलाइज्ड वेलोसिटी है तो जनरलाइज्ड जो है कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए उसके साथ में एसोसिएटेड इन दिस लैग्रेंजियन टर्म। यहां पर x डॉट है तो x भी है, y डॉट है तो y भी है, इसलिए ना ही तो px और ना ही py दोनों ही कंजर्व नहीं होंगे। pz की बात करेंगे नहीं क्योंकि इस केस में हाफ m z डॉट स्क्वायर नहीं आने लग रहा है, 2 डायमेंशन लैग्रेंजियन की बात कर रहा है। फिर उसके बाद आता है कि व्हाट इज द कंजर्व क्वांटिटी आउट ऑफ दिस lx ly और lz। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की बात की हमने। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम को कैसे चेक करेंगे, चलिए उसका हम देख लेते हैं ट्रिक क्या है। एंगुलर मोमेंटम जो है उसको आपने चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले पोटेंशियल लिख लीजिए, कितना है 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई है। ठीक है, आप यहां से टॉर्क फाइंड आउट कीजिए तो आपके लिए इजी होगा। टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला है r क्रॉस एफ। एफ की वैल्यू ये होता है माइनस का डेल वी बाई डेल आर। अच्छा, इस पोटेंशियल से कितना आया फोर्स, ये आ गया माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप। ठीक है, अब टॉर्क की क्या वैल्यू आ जाएगी, टॉर्क की वैल्यू आएगी i कैप j कैप k कैप, यहां पर r वेक्टर है तो x y z। ठीक है, और अच्छा z नहीं आएगा इस केस में क्योंकि ये 2 डायमेंशन की बात कर रहा है तो 0 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में फोर्स के कंपोनेंट्स हैं -2 है -1 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर आई कैप का कंपोनेंट कितना आने लग रहा है, 0 आने लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आई कैप का कंपोनेंट 0 आने लग रहा है, माइनस का जे कैप। ठीक है, माइनस का जे कैप कितना आया, ये भी कितना है 0 आया। ठीक है, और प्लस में के कैप, तो के कैप का आने लग रहा है। यस, के कैप का कंपोनेंट जो है वो 0 नहीं आएगा, और 0 कौन सा आ रहा है, आई कैप का और जे कैप का। और इसका मतलब क्या हो गया कि dl बाई dt की वैल्यू 0 है, क्योंकि मुझे पता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में ये रिलेशन होता है। तो ये इसकी वैल्यू 0 आने का मतलब ये एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट ऑफ मोशन। दैट्स व्हाई lx एंड ly आर द कंजर्व्ड क्वांटिटीज बट lz इज नॉट हियर, lz इज नॉट ए कांस्टेंट ऑफ मोशन हियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट इस तरीके से आप कीजिएगा। हैमिल्टन इक्वेशंस पर बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए हैमिल्टन इक्वेशंस बिल्कुल इजी है, इसमें आता है p डॉट इज इक्वल टू माइनस का डेल h बाय डेल q और q डॉट इज इक्वल टू होता है प्लस का डेल h बाय डेल p। ठीक है, सिंपली आप हैमिल्टनियन फाइंड आउट कीजिए और फिर उसके बाद आप p डॉट और q डॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको p और q की वैल्यू फाइंड आउट होगी एट एनी टाइम t। ठीक है, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। एट द लास्ट जो है क्वेश्चन 10th जो है वो आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपैम्प से बेस्ड। और ओपैम्प पर बेस्ड तो मैंने एक वीडियो लेक्चर भी अलग से अपलोड किया हुआ है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको जो आना चाहिए वो है नोडल एनालिसिस। ठीक है, नोडल एनालिसिस, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप करके जाइएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। सभी के आपको जो है आउटपुट की वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे समिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है, इसी तरीके से इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर, ये आना चाहिए आपको। और नोडल एनालिसिस या हम कहें और केसीएल, और हम कहें केसीएल या फिर केवीएल, ये भी आपको यहाँ पर आना चाहिए लगाना। ठीक है, तो फिर आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।